और उसके बाद जो है वो गुजर खान पहुंचेगा। और ये जो लॉन्ग हकीकी आज़ादी मार्च है उसके बाद इंशाल्लाह हम रावलपिंडी में जो असल बड़ा इज्तिमा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आने हैं, लाखों लोग इंशाल्लाह रावलपिंडी का रुख करेंगे। उसकी हतमी तारीख जो है वो अगले 72 घंटों में आ सकती है। और इंशाअल्लाह ताला ये कितना बड़ा इज्तिमा होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले इतना बड़ा सियासी इज्तिमा नहीं हुआ होगा। जो आज बुनियादी मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जुल्फ़ी बुखारी साहब भी साथ हैं, डॉक्टर शीरीन मज़ारी साथ हैं, वो रात को एक जियो टेलीविज़न में शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक करेक्टर उमर ज़हूर को लाया गया और उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर, ये तो वैसे एक बड़ी, मैं समझता हूँ एक तरफ से तो तसल्ली ही की बात है कि एक तरफ जहाँ पे नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं उनके हम केसेस देखते हैं, जो एक एक केस जो है वो 20-20 अरब रुपए का, 24-24 अरब रुपए का है। वहाँ पे इमरान खान के ऊपर अगर कोई एलिगेशन मिला है तो वो ये है कि उन्होंने जो घड़ी ख़रीदी थी कानून के मुताबिक उन्होंने बेच दी, और इस तरह से इमरान खान ने 3.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रॉफिट कमाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर ऑब्जेक्शन हो तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई ही पाकिस्तान के अंदर एक करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिए पे खड़े होते हैं। और ज़रूरी है इमरान खान साहब के लिए भी, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए भी, कि अगर कोई भी इल्ज़ाम लगे तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। और जितने हम दूसरों को जवाब दे समझते हैं उससे ज़्यादा हम अपने आप को जवाब दे समझते हैं। तो सवाल उठाने में कोई मसला नहीं है और यकीनन ये सवालात होने चाहिए। और ये जो आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब तक इमरान खान का इमरजेंस नहीं हुई, इमरान खान उभरे नहीं पाकिस्तान की सियासत में, तो यहाँ पे तो करप्शन के ऊपर कोई मसला ही नहीं था। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि कोई नहीं खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये एक नैरेटिव बन गया था पाकिस्तान के अंदर, तो लोगों को कोई मसला ही नहीं था कि अगर चलें जी कोई लगा रहा है तो खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इमरान खान ने आके ये सवाल उठाया है। और पाकिस्तान में अगर आज करप्शन पाकिस्तान के अंदर एक अहम मौजू है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो करप्शन को मुस्तरद करते हैं, तो वो इमरान खान की वजह से करते हैं। और इस बैकग्राउंड में इमरान खान हो, तहरीक इंसाफ का कोई भी और लीडर हो, हमें कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सवाल उठे हमें उसका जवाब 100% जो है वो देना चाहिए। अब आइए मुद्दे की तरफ, इस मसले की तरफ। जब से इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत निकाला गया, सिर्फ एक ही स्कैंडल जो है उसको बार बार शुरू से लेके अब तक जो है वो बार बार बयान किया जाता है। और वो स्कैंडल और वो बात यह है, वो सवाल यह है, जब इमरान खान 2018 में पहली बार सऊदी अरब तशरीफ़ लेके गए, वहाँ के जो हुकूमत है और बादशाह सलामत से जब मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी। और वो घड़ी जो है उसकी क्या कीमत है, उसके क्या मामलात हैं, कैसे हैं, यही सारा तनाज़ा है जो अब तक चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूँ कि जो तोहफे मिलते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे कोई भी वज़ीर आज़म या वज़ीर जब बाहर जाएगा तो वहाँ पे जो वो हुकूमत है, इन दिस केस स्पेसिफिकली मैं कर लेता हूँ कि जब हम सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ के बादशाह सलामत ने जो भी तोहफ़े इमरान खान को दिए वो इमरान खान वसूल नहीं करते, वज़ीर आज़म वसूल नहीं करता। जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल होता है फ़ॉरेन ऑफिस का, वो तमाम तोहफ़े वसूल करता है उस मुल्क के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल से। ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत जो प्रोटोकॉल्स आपस में तय हैं मुल्कों के, उसके मुताबिक। सो जब ये घड़ी मिली तो हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने उसको रिसीव किया सऊदी हुकूमत से। उसके बाद जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रूल्स के मुताबिक
जब पाकिस्तान ये सारे तोहफ़े पहुँचते हैं उनको हवाले कर देता है तोशाखाना डिपार्टमेंट के, जो कि कैबिनेट डिवीज़न के तहत काम करता है। वज़ीर आज़म का इस सारे मामले से वज़ीर आज़म ऑफिस का या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफ़े रिसीव किए, वो पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने वो तोहफ़े जो हैं वो कैबिनेट डिवीज़न के जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिए। अब कैबिनेट डिवीज़न उसकी रसीद जारी करती है, वो रसीद जो है वो वापस जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसमें जमा हो जाती है। उसके बाद कैबिनेट डिवीज़न के तहत रूल्स के मुताबिक उन तोहफ़ों की एवेल्यूएशन की जाती है कि इस तोहफ़े की क्या कीमत है। उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसके अंदर जो है वो एक डिटेल्ड तरीक़ाकार तय है कि तोशा खाने का जो कीमत है वो कैसे तय होगी। सो ये कैबिनेट डिवीज़न के तहत है, वो इसकी एवेल्यूएशन करते हैं और एवेल्यूएशन करने के बाद जो मुतल्लिका, इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिला था तो वो वज़ीर आज़म ऑफिस को ये लिख के भेजते हैं कि आपको फ़लाने मुल्क से जो तोहफ़ा मिला था उसकी हमने एवेल्यूएशन की है, उसकी ये कीमत है। अब जब 2018 में हम जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली थी उस वक़्त ये था कि आप जो रूल्स थे वो ये थे कि अगर मुझे तोहफ़ा मिला है तो मैं 20% उस तोहफ़े की कीमत जो एवेल्यूएशन में आई है वो अदा करके वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन कर सकता। ये कानून था जो पीटीआई ने नहीं बनाया हुआ, ये पहले बना हुआ था। हमने आके बाद में इस कानून को तब्दील किया और हमने इस कानून को 20% से बढ़ा के 50% पे ले गए। हमने कहा नहीं 20% बहुत थोड़ा है, 50% जो है आप कीमत दे दें और उसके ऊपर ले लें। और आज तक इसी कानून के ऊपर तमाम वज़राए आज़म ने और हमारे सरकारी ऑफिसर्स ने, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो तोहफ़े बाहर से मिले हैं वो 20% कीमत दे के अपने पास रिटेन किए हैं। अब आके हमने इसको कानून को तब्दील किया है और इसको हमने 50% जो है वो कर दिया है। अगर इसको आपने 100% करना है तो वो ज़ाहिर है कि उसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए, वो कानून जो है वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो घड़ी है इसकी एवेल्यूएशन जो की कैबिनेट डिवीज़न ने, उन्होंने इसको एवेल्यूएट किया 10 करोड़ रुपए के करीब, लगभग 10 करोड़ समथिंग कुछ था, या 9 करोड़ 87 लाख या समथिंग, बट 10 करोड़ के करीब उसको राउंड फिगर में कर देता हूँ। उसके 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इसकी, इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्यूएटर ने मुकर्रर की और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफ़ा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उसके बाद ये जो तोहफ़ा था इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का, 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। ये है इस कहानी की सारी रवादात। अब रात को जो इन्होंने जियो वालों ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जिस तरीके से उमर ज़हूर नाम के एक आदमी को पेश किया और उसे कहा कि ये इस घड़ी का बायर है, उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फरा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए, और ना ही ज़ाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक़ है। और अब रात को मैं सुन रहा था जो एहसन सलीम गुजर हैं, जो ख़ावंद हैं इनके फ़रा बीबी के, उन्होंने रात को ये वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि वो इस शख्स से कभी नहीं मिली, उमर ज़हूर से। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में क्रिमिनल केसेस में। ख़ुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उमर ज़हूर नॉर्वे को छोड़ के वो दुबई में आकर रहने लगा।
और दुबई में भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोटोरियस है। बाद में वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में एक मॉडल सोफ़िया मिर्ज़ा से उमर ज़हूर ने शादी की। सोफ़िया मिर्ज़ा और उमर ज़हूर का जो केस है वो इस वक्त अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, एक निजी मामला है। और बहरहाल ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जो उमर ज़हूर रात को कह रहे हैं कि उन्होंने $2 मिलियन जो है वो इसके अदा कर दिए घड़ी के, सिर्फ एक छोटी सी IDFC में कॉर्नर शॉप है जो भी जुल्फ़ी जो है मेरा ख्याल उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे एवेल्यूएशन के ऊपर। उन्होंने पहली बात तो ये आप देखिए कि ये जो तोहफे हैं ये 2018 के में जो है वो ख़रीद किए गए। इसकी एवेल्यूएशन जो है वो IDFC की एक कॉर्नर शॉप के ऊपर से इन्होंने कराई और उस कॉर्नर शॉप के ऊपर कहने के ऊपर इसको कहा कि ये $2 मिलियन में जो है वो मैं ख़रीद रहा हूँ और $2 मिलियन अदा कर दिए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम को 10 लाख रुपए महीना अपने दोनों बेटियों के लिए देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 10 लाख रुपया महीना जो है वो अफोर्ड कर सकूं। लेकिन बहरहाल उमर ज़हूर की जो अपनी हिस्ट्री है वो बहुत शेडी है। यहाँ से भी जाली कागजात के ज़रिए वो अपने बच्चों को दुबई लेके गए और शहज़ाद अकबर से जो उन्होंने कहा कि मुझे शहज़ाद अकबर ने फ़ोन किया है, अगर आप हिस्ट्री देखें तो शहज़ाद अकबर से उमर ज़हूर की एक तवील मुखासमत रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो इसको जो है उमर ज़हूर को पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे थे। वहाँ पे वो समन्स भेजते थे लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। इंटरेस्टिंगली जो ही हुकूमत बदली, एक तो शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ और फिर रिजवान हमारे जो FIA के डायरेक्टर थे उनके ख़िलाफ़ एक FIR कट गई कोसार थाने में और उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही उमर ज़हूर के जो ही शहज़ाद अकबर और रिजवान शहीद के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक FIR कटी, उसके फ़ौरन बाद जो उमर ज़हूर हैं उसका नाम ECL से हटाया गया। ECL से हटाने के बाद 1 महीने के अंदर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये $2 मिलियन जो हैं वो मैंने अदा किए हैं। अब इन तमाम हालात के पेश नज़र हमने ये फ़ैसला किया है, हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं और जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ हम लंदन में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, हमें तो पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जिस तरह रात को CNN पे भी आपने सुना अरशद शरीफ की वालिदा और उनकी बेगम जो हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से हमें इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी लंदन में जाके केस करने पड़ते हैं और यहाँ पे करना पड़ते हैं तो हमारा एतमाद का जो लेवल है यहाँ के अदालती निज़ाम के ऊपर वो क्या रह गया है। 4 दिन तकरीबन 1 हफ़्ते से हमारे सेनेटर्स जो हैं वो बेचारे सड़कों के ऊपर हैं और चीफ़ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करिए, अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, आज़म सवाती के साथ जो ज़्यादती हुई है और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर नोटिस ही ले लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहरहाल यहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हमने फ़ैसला किया है कि लंदन में हम न्यूज़ ग्रुप के ख़िलाफ़ और दुबई में उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। कुछ ऐड करना चाहिए? मैं 3 पॉइंट्स जल्दी से आपको ऐड कर देता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि फ़वाद चौधरी साहब ने आपको तोशाखाना के लॉज आपको बताए हैं कि 20% पे इनके ख़रीदा है और आगे जाते हुए हम इंग्लैंड में भी बाहर मुल्कों में भी केस करेंगे मीडिया हाउसेस पे, चाहे जंग ग्रुप हो या समा ग्रुप हो। लिहाजा उसके बावजूद भी कोई भी इनके जो शोज़ हैं उन्हें ये नहीं उठाया कि जी जो चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है, तोशाखाना के रूल्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक गाड़ियाँ आसस वली ज़रदारी के पास भी मौजूद हैं इस वक्त और नवाज़ शरीफ के पास भी मौजूद है इस वक्त। और स्पीकर ऑफ द हाउस राजा अशरफ ने वापस मुझे एक रेफरेंस जो मैंने फ़ाइल किया था लिखा
कि ये नहीं कि उन्होंने ये ख़रीदी नहीं है या उन्होंने ये ली नहीं है या उनके पास ये है नहीं, डिनाइल कोई नहीं आया। उनके डिफेंस ये आया कि जी उस वक्त वो MNA नहीं थे, माशाल्लाह से वो मुल्क के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी नहीं कि MNA लेवल थे, मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे वो बैठे हुए थे जब उन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदी जो तोशा खाना के रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एंटीक्स एंड कार्स बिलोंग टू द कैबिनेट पूल। तो एक तो ये बात कि वहाँ कोई शोज़ नहीं हो रहे, वहाँ कोई जियो पे घंटे घंटे के शोज़ नहीं हो रहे कि ये गाड़ियाँ किधर हैं। जहाँ तक इस सेट की बात है, इस सेट की दो चीज़ें जो मज़ेदार हैं जो इन साहब ने, ये उमर साहब ने जो की थी, वो ये है कि सबसे पहले जैसे फवाद भाई ने आपको बताया कि ये एक छोटी सी दुकान जिसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि दुकान से कम एक वेबसाइट है ज़्यादा, और उससे एक वैल्यूएशन जो इनने बनाई है इस सेट की, वो बनाई है $12 मिलियन की। प्रोग्राम से 1 घंटा पहले, और प्रोग्राम से 1 घंटा पहले, और उस वैल्यूएशन पे जो तारीख लिखी हुई है वो 15 नवंबर है। तो उसी वक्त प्रोग्राम से पहले किसी अपने फ्रॉडी दोस्त को, पंटर को कॉल करके जल्दी से ये वैल्यूएशन 12 मिलियन की बनाई। मैं वाज़ेह तौर पे नेशनल टेलीविज़न पे चैलेंज करता हूँ कि ग्राफ की कई दुकानें हैं दुबई में इस वक्त, हमें वहाँ से वैल्यूएशन, मीडिया भी आए, हम भी आते हैं, वहाँ बैठ के वैल्यूएशन कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये भी मैं आपको पॉइंट देना चाहता हूँ कि जिस डीलर को ये 5 करोड़ 70 लाख में ये बेचा गया, और मेरी इत्तला के मुताबिक उस डीलर ने इसको सेट को आगे बेचा है शायद इन्हीं हजरात को, वो 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और वो डीलर भी जो था, उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस ज्वेलर के जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था, उसको अंदर भी किया हुआ था काफ़ी देर से। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो वो मुल्क डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। तो उनसे भी इंशाल्लाह आज राब्ता होगा और हकाइक पता चल जाएंगे कि उन्होंने किसको बेचा, एग्जैक्टली कितने के बेचा। लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है वो 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है, और उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनका अता पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकाइक सारे सामने आ जाएंगे, तो ये झूठ भी आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें आखिर में ये कि दुबई इस दुनिया में शायद सबसे एक बेहतरीन सेफ सिटी है। हर कोने पे आपके पास कैमराज हैं, और ख़ास तौर पे एक आदमी जो अपने आप को एक मल्टी मिलियनेयर डिक्लेयर करता है, उनके दफ्तरों के लॉबीज़ में, उनके दफ्तरों में हर जगह CCTV कैमराज हैं, ये जब भी चाहें ले सकते हैं क्योंकि उनका ऑफिस है। लेकिन ये डिक्लेयर करना कि फ़रा बीबी उनके पास आई है और उन्होंने पैसे लिए हैं, तो उनके पास एटलीस्ट लॉबी की एंट्रेंस की तो तस्वीरें होंगी या वीडियो होगा, कोई एक चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आप 1 लाख की चीज़ भी खरीदे, आप रसीट लेते हैं, कुछ लेते हैं कि ये किसी और की मालकियत पे ना आए। इन साहब ने $2 मिलियन कह रहे हैं कि हमने निकाल के दे दिए बगैर किसी रसीट के, बगैर किसी कॉन्फर्मेशन के, बगैर किसी प्रूफ के, और ख़ुद TV पे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई इस पे प्रूफ नहीं है। तो इस घड़ी की मैंने आपको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इस घड़ी की, इस पूरे सेट की इंशाल्लाह आपके सामने एक असल वैल्यूएशन भी रखी जाएगी, और जो डीलर है जिसको बेचा भी गया था उनसे भी पता चल जाएगा कि आगे किसको इन्होंने बेचा था, कि ये इंसान थे या नहीं। और इसमें आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इनको जो ECL से, इंटरपोल लिस्ट से भी जो निकाला गया, 15 अक्टूबर का अनाउंसमेंट थी, तो ये आप कह सकते हैं 12 या 15 अक्टूबर के लगभग इसके बीच में से उनको निकाला गया, और उसके 1 महीने के अंदर अंदर इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। जो इसमें आगे शरीम मज़ारी साहबा इसमें तफसील से बात करेंगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस 1 महीने की क्रोनोलॉजी अगर आप उठा के देखें, कस्टोडियल टॉर्चर से लेके प्रेस के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला, अरशद शरीफ साहब की शहादत, अब ये इस पूरी सर्कस की अगर आप क्रोनोलॉजी उठा के देखें 30 दिन के अंदर क्या 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 हुआ है, तो हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी
कि ये कौन सी सर्कस है और इसका रिंग मास्टर भी कौन है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, जैसे जिधर जुल्फ़ी ने ख़त्म किया, कि ये सर्कस जो बनाई जा रही है इसके अब सारे ताने बाने मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अरशद शरीफ की शहादत इसी के साथ मिलती है। ये आपको अगर आप अरशद शरीफ की ट्वीट्स देखें तो उन्होंने इस शख्स के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की थी, उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में आखिरी 3-4 ट्वीट्स में थी इनके ख़िलाफ़ भी। इसके लिंक्स आप देख लें किधर किधर हैं क्रुक्स के साथ, क्योंकि इसकी कई मुल्कों में ही इज़ अ वांटेड मैन। ये उमर फ़ारूक जो भी है इधर भी वांटेड था। आपने पहले ख़ुद FIA ने, डॉक्टर रिजवान ने ख़त लिखा कि इसको वापस बुलाया जाए, इसके ख़िलाफ़ केसेस हैं। फिर ख़ुद ही ना जाने किस तरह वो केसेस भी वाइट वॉश हो गए, जैसे आजकल सब क्रिमिनल्स के हो रहे हैं इधर जो कि ताकतवर हैं, और उसकी इंटरपोल से भी हट गया और उसको ECL से भी हटा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे कनेक्टेड हैं। मैं तो समझती हूँ क्योंकि अब ये शख्स वापस आ गया है तो जो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करवाएगी अरशद शरीफ के शहादत के ऊपर, उसमें इस शख्स को भी बुलाया जाए। इसके कनेक्शन ज़रूर बनती है, किसने दुबई से निकलवाया, किसने इसको कीनिया, अरशद शरीफ को किसने कीनिया का सजेशन दिया, क्या लिंक्स थे। तो एक तरह से ये अच्छा हो गया कि ये क्रिमिनल एक सामने आ गया है, इससे अब ये सवालात पूछने चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पता नहीं क्यों सारी कौम भूल गई है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी की बीवी ने एक हार जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए था वो चोरी कर लिया, अपने लिए रख लिया। कोई सवाल नहीं उठ रहा ये क्या कहते हैं कि ये जो गाड़ियाँ इलीगली ली गई तोशा खाना से, और क्या चीज़ें। और सवाल ये उठता है कि तोशा खाना के रूल्स सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल हैं। तो मेरा सवाल है कि मिलिट्री लीडर्स जब जाते हैं और उनको ऑफिशियल गिफ्ट्स मिलती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है तोशा खाना में, और उन्होंने किस तरह डिपॉजिट किए, अगर ख़रीदे तो किस तरह किए, अपने टैक्स रिकॉर्ड में दिखाए, कैपिटल गेन्स टैक्स दिया। ये सवाल बहुत अब लाजमी हो गया है, क्योंकि ये जो पूरा सर्कस किया जा रहा है, हमें भी पता है ताकतवर और कौन सी ताकतवर कुव्वतें हैं जो ये करवा रही हैं सारा तमाशा। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब उनको कोई नहीं मिला तो अंदाज़ा लगाएं कि एक क्रिमिनल को लाके वो उससे एविडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ दिलवा रहे हैं। ये होता है डेस्परेशन। जब आपके पास कुछ ना मिले तो आप पैनिक में गलतियां करते हैं, और यही गलती की कि एक शख्स जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो क्रिमिनल है, और सिर्फ हमारी नज़रों में नहीं, नॉर्वे वगैरह में उसके ख़िलाफ़ वो है FIRs वगैरह हैं, ही इज़ वांटेड, वो जा नहीं सकता। बल्कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ये नॉर्वेजियन सिटीज़न था, ड्यूल नेशनल था, इसकी नेशनैलिटी उन्होंने ख़त्म कर दी नॉर्वे की आफ्टर हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो मतलब है कि खुदारा इतना अपने आप को एक्सपोज ना करें ये ताकतें कि अब वो क्रिमिनल से डीलिंग कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, किसी तरह कुछ उनको मिल जाए इमरान खान के ख़िलाफ़। असल मसला इनका ये है कि कौम कोई झूठ इनका नहीं मानने के लिए तैयार, जो मर्ज़ी ये करते जाएं, सारी स्कीम्स इनकी फ़ेल हो रही हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हकीकी आज़ादी के मार्च में आप देख रहे हैं लोग निकलते आ रहे हैं, हालांकि खान साहब ख़ुद नहीं उधर मौजूद। इसका मतलब है कि अब अगला मुझे नहीं समझ आई, कोई किसी कातिल को ही ले आएंगे अब एविडेंस कोई देने के लिए जियो पे या समा पे, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ है नहीं। और अगर ये रियासत का हाल है कि रियासत इस नीच लेवल पे उतर आई है तो बड़ा अफसोस है। पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं, एक ये जोकर जो क्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है, और एक अब ये रियासत अपनी खुद तबाही कर रही है। रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम पीछे खड़ी हो, और जब रियासत जो उनके काले भेड़ है रियासत में उनकी अकाउंटेबिलिटी कराए। अगर आप ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो रियासत मजबूत नहीं होगी, कमज़ोर होगी। ये मुझे समझ नहीं आती, बड़ी आसान बात है, हर शहरी को ये समझ आएगी बात, रियासत को क्यों नहीं समझ आ रही ये बात। ये सवाल उठना चाहिए
कि अब ये हाल हो गया है पाकिस्तान की रियासत का कि जो क्रिमिनल फिर रहे बाहर मुल्क से उसको पकड़ के आप उठा लें और गलत एवेल्यूएशन पेपर्स गलत काम करवा के किसी तरह उसे कहें बस इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ कह दो, सारे तुम्हारे जराइम माफ़ हैं। ये अब होने वाला है। शुक्रिया। एक एक करके करते हैं। ट्वीट के हवाले से अरशद शरीफ ने मरहूम ने लास्ट यही मुतालबा किया था, पूछा था कि तोशा खाना में मिलिट्री वालों ने कुछ जमा कराए। अब बैठ के ये बात कर रहे हैं, पहले भी आपको उठाया गया था, आप अपनी जान को आप फिर हथेली में रखे हैं पाकिस्तान में। फवाद चौधरी साहब, आपकी हुकूमत है, अब सवाल हो गया ना, वो कह रहे हैं आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए? पंजाब में आपकी हुकूमत है। पहले सीरी को जवाब तो दे दो ना, पहले इसको इनको जवाब, मुझे जवाब देने देना। आप कह रहे हैं डर नहीं लगता, देखें यही तो वो चाहती है रियासत कि हम कुछ बोल दें तो हम पे तशद्दुद करें, हम पे या एब्डक्शन कर दें या कस्टोडियल टॉर्चर कर दें या कोई वीडियो कहीं बनवा के डाल दें और या फिर एंड में क्या करेंगे, हमें कत्लेआम कर दें। तो रियासत का मेरा ये है, कितने लोगों को आप कत्ल करेंगे, कितनों को आप अबडक्ट करेंगे? आपकी ये चीज़ें अब वाज़े हो गई हैं पूरी दुनिया में। आप कितनी बदनामी चाहते हैं पाकिस्तान की? खुदारा कुछ पाकिस्तान का ख्याल करें, अपने एम्बिशंस को अलहदा रखें, पाकिस्तान के लिए खुदा के वास्ते अब कुछ करें। और ये खौफ जो आप फैला रहे हैं सब में, कितनी देर आप ये खौफ फैलाते रहेंगे और गलत काम करते रहेंगे? एक बुशरा बीबी के आसपास दर्जनों खवातीन हो गई, लेकिन फरा बीबी का नाम क्यों मंजरेआम पर आ रहा है? एक जब आपकी हुकूमत खत्म होती है तो एक खुसूसी तैयारे पे फरा बीबी मुल्क से बाहर क्यों जाती है? और अगर गिलानी साहब के, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना तहाइफ बेचना गलत है, तो क्या इमरान खान के सही है? नहीं, देखिए मैंने तो पहले शुरू यहाँ से किया है कि सवाल करना तो तमाम से ज़रूरी है। तरीक़े इंसाफ जब ये बात करती है कि दूसरों का एहतसाब होना चाहिए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए, तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो एक चूँकि इमरान खान के ऊपर कोई है नहीं चीज़, कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो एक चीज़ को इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है ना वो 1122 बना हुआ है PDM की। वो जो ही कोई मसला होता है वो इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन करते हैं, वो फ़ौरन शुरू कर देता है कार्रवाई। सो इसलिए ये एक इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है स्पेशली, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप को एक एड प्रोवाइड करने के लिए। उसकी वजह से ये इश्यूज़ जो हैं बन रहे हैं। जो सवाल है जो डॉक्टर मज़ारी ने, जुल्फ़ी ने आपके सामने ये बात रखी कि देखिए 100% आपने इमरान खान की घड़ी का सवाल हो गया, 3.5 करोड़ रुपया बड़ी रकम है, इसको ज़रूर इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो अरबहार रुपए के गिफ्ट्स जो हैं, जो नवाज शरीफ, जरदारी और बाकी लोगों को मिले हैं, वो भी तो कहीं पे काउंटेबल होने चाहिए ना। अब जो नेकलेस है या जो घड़ियां हैं या जो कारें हैं, आप जो हमारा इंफॉर्मेशन जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो इदारा है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो 3 दफ़ा ऑर्डर कर चुका है कि आप 1947 से लेके अब तक जो लोगों ने गिफ्ट्स लिए हैं वो आप पब्लिक करें। मैं ये कहता हूँ 1947 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप चलें इस तरह से कर लें कि 1990 से कर लें। 30 साल में जो गिफ्ट्स मिले हैं वज़ीर आज़म को, वो पब्लिक वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ़ को, जो बाकी उनको नेवल फोर्सेस के चीफ़ को, एयरफोर्स चीफ़ को, तोशा खाना वाले उसको पब्लिक करें ना। 3.5 करोड़ रुपया इमरान खान का जो है उसकी तो इतनी अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि पूरे मीडिया ग्रुप पूरी 12 घंटे उस पर जो है वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और जो बाकी अरबों रुपया है उसके ऊपर हम पूछ नहीं रहे। सिर्फ ये झगड़ा है। वो तो फरा बीबी से पूछ सकते हैं, मेरा किसी खुसूसी फवाद चौधरी साहब, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान की लीगल सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप लोग जंग के खिलाफ लंदन में और उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में केस करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इमरान खान हमला केस, आज़म सवाती वीडियो लीक केस और अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन का मुतालबा कर रहे हैं। तो फिर इसकी क्या तुक बनती है, लॉजिक क्या है? फिर आपका ख्याल में पाकिस्तान में हम यूनाइटेड नेशंस में चले जाएं? कहाँ चले जाएं? ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, देखें अदम एतमाद कैसे ख़त्म होगा? अदम एतमाद ऐसे ख़त्म होगा कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस सोचें, ये देखिए ये मेरा मामला नहीं है, तरीके इंसाफ का मामला नहीं है, को हम तीनों की पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान के अवाम का एतमाद
का जो इस वक्त हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर है, आप बाहर चले जाएं, लोगों से पूछ लें कि आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में और क्या आपको इंसाफ मिलता है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो हमारे पास देखें ना जो अवेलेबल चीज़ें हैं, हम तो सिस्टम को झंझोड़ रहे हैं। इमरान खान ने गोली खाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का लहू बहा है इस तहरीक में, हम इस निज़ाम को झंझोड़ रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि जो बाकी इसमें बैठे हुए हैं, अब देखो ना ये जो इस तरह रजिस्ट्रार ने किया कि एक अनइलेक्टेड आदमी ग्रेड 20 का जो है, उसने सारे जो आपके इलेक्टेड लोग हैं उनको बाहर रोक लिया, उसने कहा जी आपको मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। ये मुल्क दुनिया में तो जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। जो करोड़ों लोगों के मुंह के ऊपर जो तमांचा मारा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, और कोई सुप्रीम कोर्ट में हिलजुल नहीं हुई। रोज़ाना बैठ के आइन की पार्लिमानी बालादस्ती की बातें होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। ये बताइएगा पब्लिक बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट, एसओपी थ्रू फॉरवर्ड ऑफिस, ये सारी चीजें जुल्फी भाई ने बोला कि इनको डीलर का मालूम है, तो आप लोग जिसके थ्रू ये बेची गई और जिसको बेची गई है घड़ी, उसको सामने क्यों नहीं लेके आ जाता ताकि ये इशू खत्म हो जाए? उसको भी जो डीलर्स थे, देखें ये जो ही हमारी गवर्नमेंट गिरी, इनने टारगेट किया कि सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स, वो बेचारा कत्ल ही ना हो जाए, उनसे सेंसिटिव। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये ना हो कि उनके साथ भी वही हो जाए जो बाकी FIA के लोगों के साथ हुआ है और अरशद शरीफ के साथ भी हुआ है। लेकिन बात ये कि वो एक डीलर है और वो बहुत सामने इंशाल्लाह उनसे बात भी हो जाएगी, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और वो FIA की रियासत में रह चुका है, FIA ने पूरी कोशिश की है। अगर उसने कोई गलत चीज़ की होती या कोई गलत चीज़ हुई होती उस वक्त, तो जब FIA ने उसको ढका हुआ था उसी वक्त हकायक निकल आते हैं। अच्छा जी, आप हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उसने आगे किसको दिया। एक मिनट गुज़श्ता रोज है डॉन की खबर थी कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हवाले से कोई कानून साजी होने जा रही है, तो इस पे आपकी जमात क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? और दूसरा सवाल सर कि इमरान खान का अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो पीछे दम तोड़, क्या ये आने वाले इंतखाबात की कोई कड़ी है या आपकी पार्टी? दूसरे सवाल का जवाब आप देखिए, एक तो बार बार हम ये कह रहे हैं, आप खुदा के वास्ते इमरान खान का जो अब वीडियो भी आ गया है जो इंटरव्यू का था, उन्होंने साजिश का मेंशन किया है। उसमें पहले उन्होंने कहा साजिश हुई थी लेकिन अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन हो और क्या कहते हैं लोग अपनी हुकूमत सेलेक्ट करें, और इस वास्ते हमारी इस वक्त डिमांड है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ये अजीब सी ट्विस्ट दे दी कि जी उन्होंने कहा कि साजिश अब नहीं हुई, ये कभी नहीं कहा। हम तो अभी भी साजिश कह रहे हैं। और खान साहब की आप पिछली 2 तकरीरें भी सुने जो उन्होंने एड्रेस किया है हमारे लॉन्ग मार्च के पार्टिसिपेंट्स को, उन्होंने साजिश फिर से मेंशन की है। तो इस वास्ते साजिश हुई है तो ये गड़बड़ हुई है। और खान साहब ने ये भी बार बार कहा है कि अगर लोकल कंस्पिरेटर्स ना होते तो साजिश नहीं कामयाब होती। तो इस वास्ते हाँ, सारी जो गड़बड़ शुरू हुई है और जो मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, सियासी बुरहान हुआ है, वो साजिश की वजह से हुआ है। जब भी बयान चाहे जजमेंट हो या बयान हो, अंग्रेजी में हो तो नून लीग कंफ्यूज हो जाती है। बताता हूँ, ये कर ले। एक मिनट सर, जो आपका लॉन्ग मार्च है वो कल तकरीबन पिंडी की हुदूद में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस वक्त आलवी साहब को आपने नॉमिनेट किया है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, जो इनका सवाल था कि जो लफ्ज रीअपॉइंटमेंट को जो है वो रिटेन में तब्दील किया जाएगा, तो क्या PTA के जो MNAs हैं वो असेंबली में जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे नहीं? हम तो असेंबली में नहीं जा रहे ना जी, हमारा तो ये इस वक्त इशू नहीं है। और अगर वो आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट लाएंगे, जब वो आएगी सामने तो उस वक्त हम अपना रिएक्शन देंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि कल आरफ अलवी साहब के साथ, देखिए हमारी तो बड़ी वाज़े और पॉलिसी है ज़मन में। हम चाहते हैं कि हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी ज़ाहिर करे और बाकी फ्रेमवर्क बैठ के हम डिसाइड करने को तैयार हैं क्या होना चाहिए। असम्बलियाँ कब टूटनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम चेंज करना चाहते हैं, तारीख, ये सारे मामला जो हैं वो बैठ के बात हो सकती है। सिर्फ हुकूमत ये करे कि अर्ली इंतखाबात के ऊपर अपनी आमादगी ज़ाहिर करे, मुज़ाकरात में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट 5 दिन उन्होंने लंदन में क्याम किया और इमरान खान साहब ने कहा कि ऑफिशियल एक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है कि पाकिस्तान के अहम ओहदे की तैनाती के लिए एक मखसूस से मशवरा लिया जा रहा है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी हो रही है, इस हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई का आगाज करें? शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली क़याम तो को 20-25 दिन करना चाहते थे, वो लंदन में कोई कोरोना टेस्ट नहीं मिला
तो फिर उन्हें वापस आना पड़ा। तो आप देखते हैं आपकी एफआईआर हो नहीं रही, आपकी एफआईआर हो रही है, आपके खिलाफ आज 2 एफआईआर हो गई हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बस जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, कर लेते हैं। हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं, इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं। हम चाहते हैं तमाम मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें और इंशाअल्लाह ताला हम इदारों को मजबूत ही करना चाहते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात हैं? और एक बात तो ये चूंकि कुछ लोग और दूसरा आर्मी चीफ के हवाले से आपका वाज़ेह मौक़िफ़ क्या है? वाज़ेह मौक़िफ़ तकर्री से हमारा यह है कि जो आर्मी चीफ की तकर्री, देखो लगने वालों में हमारा इशू नहीं है। जो सारे लोग आए हैं वो 35-40 साल अपनी कमांड करके प्रोसेस से आए हैं, लगाने वालों में प्रॉब्लम है। देखिए ना, आर्मी चीफ की जो तकर्री कौन लोग कर रहे हैं? 2 मफरूर हैं पाकिस्तान से, एक जो है उसके ख़िलाफ़ केस जो है वो कैलिबरी फ़ॉन्ट का जो है वो चल रहा है। जिस जगह बैठ के वो फ़ैसला कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे चोरी करके वो बनाई गई है। अब आप मुझे बताएं कि जब, और इस तरह से एक नुमाइंदा गया हुआ है जरदारी साहब का जो 5000 करोड़ रुपए की चोरी में मुलव्वस हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब ये लोग फैसला करेंगे तो तनाज़ा बनेगा या नहीं बनेगा? तो लगने वालों का इशू नहीं, लगाने वालों में लॉन्ग मार्च में है। जो ज़हूर है वो शायद आपके लिए उसका ज़हूर शायद कल ही हुआ रात को, लेकिन वो तो आपकी गवर्नमेंट में यूएई के हुकाम के साथ, आपके उनके डेलीगेशन के साथ आता है, आपकी गवर्नमेंट में, आपके ऑफिस में आपके लोगों से मिलता रहा है, तो आपको ये नहीं पता था कि ये फ्रॉडिया नहीं पता, और उस वक्त आप से मिलते रहिए। देखें, पाकिस्तान में जो डेलीगेशंस आते हैं ना, उनमें तकरीबन आई वुड से कि लाखों लोग पाकिस्तान का विज़िट कर चुके होंगे 3 साल में। तो ये कहना कि हर शख्स के कोई बाप दादा नाना सबका हमें पता होगा मुश्किल हो जाता है। सो इसी तरह से जो ये बनती हैं, जैसे तस्वीरें अगर हैं, रोज़ाना हम लोगों के साथ सैकड़ों लोग तस्वीरें बनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक का कोई बैकग्राउंड्स भी पता है। जब सामने आता है तो उसी वक्त आपको बैकग्राउंड नहीं। एक और बात, जब फॉरेन डेलीगेशन ऑफिशियली आते हैं आप उसमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये उनका सॉवरेन राइट है जो मुल्क उनको लाता है डेलीगेशन। थैंक यू।